नमस्कार, आज हमारे साथ हैं वीरेंद्र सक्सेना जी, क्योंकि सुपर 30 में आप ऋतिक रोशन जी के फादर बने थे। इसकी कास्टिंग का थोड़ा सा मुझे जानना है सर कि कैसे हुआ। मुंबई जो है शहर नहीं है, ये बाजार है और इसमें आपको अपने आप को बेचना, दूसरों को खरीदना, ये जरूर आना चाहिए। आपको होगा 40 साल लगभग इंडस्ट्री में, मतलब जीवन में किसी चीज का पछतावा है आपको अभी? पैसे की मजबूरी के वजह से मैंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। 150 रुपए महीने में हमारा पूरा घर चलता था। आपके घर में टेंशन है और आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप क्या कर लोगे? आप कभी सुखी नहीं रह सकते हो। जिंदगी का एक बैलेंस होना चाहिए। हमने बहुत सारे ऐसे पालतू जानवर देखे होंगे, तोता को सुने होंगे बर्ड में, लेकिन आपके पास मैना है सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल में देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस डले हैं और बहुत प्रॉपर बात कर रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि ये वो मेरी दोस्त है। सर आप इसमें कैसे देखते हो एक आर्टिस्ट को कि मतलब जिसने 20 साल थिएटर किया है लेकिन उसके 2000 फॉलोअर भी नहीं है इंस्टाग्राम में, लेकिन आजकल कास्टिंग में पता है लाइन चल रही है कि 1 मिलियन फॉलोअर है तो इसको ले लो। एक्टिंग आए मत आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझदारी तो दर्शकों में होनी चाहिए ना। एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसका जो हकदार होगा जब तो बनेगा जिसका। सर ये लाइन की ना बहुत सारी मीनिंग निकल रही है हमारी इंडस्ट्री में भी। आजकल एक नया वर्ड आया सर, नेपोटिज्म। तो दोस्तों आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं वीरेंद्र सक्सेना जी, जिन्होंने इंडस्ट्री को लगभग 40 साल दिए हैं और 100 से अधिक पिक्चरें, 100 से अधिक सीरियल कर चुके हैं वो। और उनसे आज हम बहुत सारी ऐसी बातें जानेंगे जो इंडस्ट्री को उन्होंने बदलते हुए देखा है। तो कैसे रहा उनका अनुभव, जानते हैं, चलिए। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं वीरेंद्र सक्सेना जी। बहुत मन था सर आपके साथ पॉडकास्ट करने का, क्योंकि जब मैं आपके साथ कास्टिंग कर रहा था, मैं अपने प्रोजेक्ट में, जब से आपसे बात हुई थी तो मुझे लगा था कि आपके साथ तो एक बार पॉडकास्ट करना है। बहुत अच्छी बात है, माय प्लेजर। सर आप कहाँ से हैं और कब आए मुंबई? यार मैं रवि रहने वाला तो मथुरा का हूँ। अच्छा। और मथुरा से मैंने ग्रेजुएशन किया, साइंस ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मुझे लगा मथुरा छोड़ देनी चाहिए। ऐसा क्यों? और थोड़ा सा शहर ठीक नहीं है। अच्छा। और वैसे भी मुझे लगता है कि हर किसी को एक टाइम बाद अपना शहर जरूर छोड़ना चाहिए। हाँ। जब आप शहर से निकलते हैं तो आपको जरा जिंदगी ज़्यादा समझ में आती है। हाँ। अपने शहर में होते हैं तो वही आपकी जाने पहचाने चेहरे होते हैं, सारे लोग जाने पहचाने होते हैं, सारी जगह जानी पहचानी होती है, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको होती हैं, साइलेंट फैसिलिटीज, जो कि आपको पता नहीं होता कि ये फैसिलिटीज है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि ये भी करना है, अरे ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। तो आप में एक थोड़ा सा जिम्मेदारी का सा एहसास आता है और आप फिर अपने बारे में सोचने लगते हैं कि अब करना क्या है। नई चीजें भी बहुत सीखने मिलती है। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा मानना है कि हर किसी को छोटे शहर में रहना भी चाहिए। छोटा शहर आपको ज़्यादा अनुभवी बनाता है और ज़्यादा अच्छा बनाता है। तो आसान था सर घर से निकलना उस टाइम पे? आप किस मेरी तो मजबूरी थी। मेरे फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल। अच्छा। मदर थी और दो मेरे सबसे बड़ी सिस्टर थी, उसकी मैरिज हो चुकी थी। और थोड़ी सी घर की हालत ठीक तो नहीं थे, क्योंकि फादर जब थे तो हम सब पढ़ ही रहे थे। सिस्टर की मैरिज हो चुकी थी, तीनों भाई पढ़ रहे थे। तो काफ़ी सारे लोगों ने हमारी हेल्प की, हमारे मामाओं ने। उन दिनों तो मतलब आप कहने में अभी इस वक्त तो हंसी आएगी लोगों को, 150 रुपये महीने में हमारा पूरा घर चलता था। अच्छा। लेकिन वो 150 रुपये भी उस वक्त आज के हिसाब से देखें तो कोई बुरा अमाउंट नहीं था। हाँ, कोई बहुत अच्छा भी नहीं था, लेकिन इतना था कि हम घर चला ही लेते थे। सब पढ़ ही रहे थे, फिर रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाती थी। हाँ, विलासिता में नहीं जा पाते थे उस टाइम पे, ये हो जाता। रोजमर्रा की भी क्या है, भवन में एक ट्यूशन पढ़ाता था, उसके पैसे तो 30 रुपए महीने मिलते थे। अच्छा।
लेकिन वो एक ट्यूशन नहीं थी, उसमें 3 बहनें थी और एक लड़का और था, 4 लोगों को पढ़ाता था। लेकिन ठीक है, वो भी दिन थे, सब अच्छी बात है। इसलिए जिंदगी को हमेशा ये देखना चाहिए कि आप क्या थे एक्चुअली। और आज आप क्या हो। लेकिन सर उस इतना सुख को एंजॉय करना चाहिए। हाँ सर, इतना कुछ मतलब स्ट्रगल टाइम बोलते हैं लोग, जबकि वो मेहनत ही है। तो वो इतना कुछ बुरा समय या अपने आप को इतना नीचे देख लेते हैं कि फिर ना वो खुशी इंजॉय नहीं कर पाते सफलता की। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ऐसा तो नहीं है सर, ये तो रवि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हाँ। कुछ लोग हैं वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते, वो चाहते हैं वो रोज बिजी रहें, रोज पैसे कमाएं, जितने भी मिल रहे हो मिल जाएं, लेकिन अपन कुछ करते रहें। माना कि जी एक्टर के पास 100 करोड़ रुपया है, मैं एक वैसी एक वो कर रहा हूँ, तो वो क्या कर लेगा नया? यहाँ से क्या करेगा? याद करेगा, विदेश चला जाएगा, हाँ, घूम जाएगा। हाँ, बोला वो उस पैसे से लोगों को ये दिखाता रहेगा लगातार कि मैं बहुत खुश हूँ। हाँ सर, मेरे पास पैसे हैं। शो ऑफ के लिए लोग थोड़ा सा ज्यादा लेकिन बढ़ते हैं। हाँ, सच ये है कि सुख पैसे दिखाने का या आप पे कितने पैसे हैं उसका नहीं है। सुख बड़ी इंटरनल चीज है, ये बहुत वो कम पैसे में भी पूरी हो सकती है। ये बहुत व्यक्तिगत चीज है। आपके घर में टेंशन है और आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप क्या कर लोगे? आप कभी सुखी नहीं रह सकते हो। जिंदगी का एक बैलेंस होना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत डीप बात है सर, मतलब मैं समझ पा रहा हूँ उस चीज़ को सर। लेकिन आज की समाज जहाँ हम आसपास लोगों के पास रहते हैं वो भी इसी से हमारी तुलना करते हैं। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सब कुछ अच्छा है, आप खुश रहते हैं और सेटिस्फेक्शन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आसपास के बैकग्राउंड से भी लोग आपको जज करते हैं। ऐसा बहुत आज की समाज में और सोशल मीडिया और सब चीज़ों से बहुत जजमेंटल हो गए लोग। जजमेंटल? अरे बहुत लोग इस बात तो मैटर करते हैं कि आप कौन सी गाड़ी लेकर के आए हैं। हाँ, इस बात से मैटर करते हाँ। हैं। मेरे साथ जबकि उल्टा है, मैंने अपनी बड़ी गाड़ी बेच करके एक मिड एसयूवी खरीद ली, मिडिल वाली। हाँ, बड़ी 2 गाड़ियां थी। अरे मैंने की क्या, मैंने कि नहीं यार, पार्किंग की प्रॉब्लम है, 50 प्रॉब्लम्स है, इतनी नहीं। और इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के आप और आपका ड्राइवर 2 लोग चल रहे हो और एक बड़ी सी गाड़ी लेकर के चल रहे हो, उसका क्या मीनिंग है ना? कुछ लोगों के लिए जरूरी है। हाँ। बिल्कुल सही, आप बहुत बहुत बड़े आदमी आपकी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शान बहुत जरूरी है। आपकी जरूरत क्या है वो जरूर पूरी होनी चाहिए कोई भी गाड़ी। और जो चीज की जरूरत नहीं है वो आपके पास बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ सर, आप कभी ना जैसे आज की बातें हो रही हैं वैसे भी मैं आपको नेचर से जानता हूँ कि आप कभी पैसों के लिए कभी काम नहीं किए सर। मतलब आपको जब तक स्क्रिप्ट में मजा ना आए और जब तक आपको उस काम से और उस डायरेक्टर से या जो भी टीम है उसके साथ, पुरानी रिसर्च मेरे पास भी है तो ये हमेशा से रहा है या फिर एक समय के बाद पता चला कि अब हो गया जरूर? नहीं, वो देखो क्या है, जब हम शुरू में आए थे तो चूंकि पैसे तो नहीं थे। हाँ, वो तो अच्छा था। मेरे एक दोस्त हैं बसंत चतुर्वेदी, अच्छा, उन्होंने मुझे अपना एक फ्लैट दे दिया था, 1 बेडरूम हॉल। अच्छा, तो मैं वहाँ रहता था। वो रहने वाली प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आपको बात भी तो जिंदा तो रहनी था। तो जबकि मैं बहुत बड़ा काम करके आया था। अच्छा। मैं तमस करके आया था। हाँ। और तमस से मेरे को काफी फायदा हुआ था, बड़ा नाम हुआ था। हाँ। लेकिन बुरी बात क्या है, मैं तमस करने के बाद के भी 1.5-2 साल बाद यहाँ आया मुंबई। हाँ, जबकि मैं अगर उसी वक्त आता, क्योंकि मुझे किसी एक आध लोगों ने डांटा भी गया, एक राइट टाइम पे जब तुमको यहाँ होना चाहिए तो आप थे नहीं, और जब एक टाइम निकल गया तो आप यहाँ आए हो। ये भट्ट साहब थे? नहीं, ये माधुरी के एक संपादक थे, विनोद जी। अच्छा। उन्होंने कहा था मुझसे, मतलब लगभग थोड़े बड़े थे उम्र में, बुजुर्ग से थे, उन्होंने लगभग डांटा था। उनके ऑफिस में था मैं, कैसे नहीं होता। बोला जब तमश के शो चल रहे थे, आप एक बड़ा नाम हो गए थे, तो हर कोई पूछता था कि हु इज ये। बोले आप दिल्ली में बैठे हुए हो, आपको काम करना है, बम्बई आना है। अच्छा। बम्बई में लोग आपको पूछ रहे हैं और आप है नहीं, तो इस तरीके का पता है। ठीक है, जैसे कि हमारे अब अपने अनुभव है जिसमें हमें मालूम हमने क्या क्या गलतियां की और क्या क्या हमने गलतियां नहीं की।
ऐसे बहुत सारे काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। अच्छा। मतलब अब मजबूरी है, आपने एक रोल कर लिया, इसलिए कर लिया क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है। हाँ। लेकिन आपको मालूम है कि उस वक्त तो ठीक है आपकी जरूरत पूरी हो गई, लेकिन उससे आप थोड़े से आपने अपने आप को थोड़ा सा नीचे ही किया, नीचे दिखा दिया। हाँ। कुछ नहीं किया। बहुत सारे अच्छे काम भी किए, बहुत। और बड़े मजे की बात क्या है रवि, मेरे साथ बड़ा मजेदार बात यह है कि मुझे सारे अच्छे काम उन लोगों ने दिए हैं जिनको मैं नहीं जानता था। अच्छा। और जिनको मैं जानता था उन्होंने मुझे अच्छे काम नहीं दिए। उन्होंने चाहे दोस्ती के नाम पे या किसी भी नाम से, हाँ। या मैंने भी खुद भी, मतलब मेरी भी गलती है, उनको एक्सेप्ट किया और किया। मैंने बाद में लगा, मैं अभी कभी सोचता हूँ कि मेरे भी जितने जानकार हैं उन्होंने भी मेरे साथ कोई बहुत सर, लेकिन ये बहुत अच्छी बात भी हो सकती है ना कि आपको एज एन एक्टर कास्ट किया उन्होंने। पहचान से काम मिलना ये कहीं ना कहीं दबाव में डालता है सर। हाँ, तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि मैं बड़ा अनफिल्टर्ड आदमी हूँ। हाँ, वो मैं जानता हूँ। अनफिल्टर्ड इन द सेंस कि अगर मुझे आप ही कोई बात बुरी लगी ना, तो मैं हो सकता है उस वक्त उसी वक्त ना कह पाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। हाँ। बम्बई में वो लोग पसंद नहीं करते। हाँ। बॉम्बे में हर कोई ये चाहता है, हर कोई बटर करते उसको अच्छा बताए। हाँ। उसकी हर चीज को अच्छा बताए। हम क्योंकि एक ऐसे शहर से आए हैं, शहर भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं हम एक ऐसी बैकग्राउंड से आए हैं। हाँ। या ये कह सकते हैं हमारे कुछ ऐसे अनुभव हैं कि हमको लगता है कि जिम्मेदारी के साथ अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो आपको बोलनी चाहिए कि सर ये आप अच्छा नहीं कर रहे, दिस इज बैड, आप ऐसा मत करिए, इससे ये नुकसान हो सकते हैं, ये ऐसा करने से ये होगा। लेकिन लोगों को नहीं आता और लोग बहुत बुरा मानते हैं, मुझे मालूम है सर। ईगो क्लैश हो जाते हैं। हाँ, मुझसे कितने ही लोगों ने बाद में, मेरे दोस्तों ने कहा यार तुम मुझसे ये किया, क्यों कह दिया यार। मेरे को अगर कोई आपकी बात अभी अच्छी नहीं लगी, चाहे मैं आपसे न बोलूं, लेकिन मेरे चेहरे पे एकदम रिफ्लेक्ट करेगी कि सर मुझे पसंद नहीं आई बात। मतलब नेचर में ही है कि जो पानी की तरह क्लियर है, जो सच है वो सच वो आ जाता है, वो गलत है। हाँ। ये मुंबई जो है शहर नहीं है, ये बाजार है। और इसमें आपको अपने आप को बेचना, दूसरों को खरीदना, ये जरूर आना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे वही बोले ना आपने कि गांव में और आपके होम टाउन में आपकी पहचान होती है तो सब लोग आपको जानते हैं। बाजार में ये यहाँ पे हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है और हम सब आउटसाइडर हैं सर। नहीं, तो यहाँ पे क्या है, कोई आपको जानता भी है ना सर, उसको आपकी जरूरत है तो वो आपको अगर ये दिखाएगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है तो उसका नुकसान है, क्योंकि उसको कहेगा आप तो रिकॉग्नाइज्ड हो। हाँ। तो वो अपना गेम खेलता है, आप अपना गेम खेलते हैं, तो वो चलता रहता है। लेकिन मुझे लगता है क्यों गेम खेलने वाली जिंदगी जी जाए। सही सब लोगों को अच्छी जीनी चाहिए, सब खुश तो हो यार, बढ़िया सा करते हैं, अच्छा काम करते हैं। कि अभी मैं कुछ काम करने के लिए 2 काम ऐसे कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि सर शॉर्ट फिल्म से सर पैसे बहुत कम है, मैंने कहा मैं लूंगा ही नहीं। अच्छा। हम इतनी बुरी स्थिति में नहीं है कि हमारी कोई रोजी रोटी की प्रॉब्लम हो, पैसे हैं कि जिंदगी गुजर जाएगी, तो फिर क्या यार, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अब तो साथ दे दो ना यार। कौन सोचता है सर ऐसा आज के समय में? अब तो उसको साथ दे दो ना, क्या पता एक फिल्म से इसको बहुत फायदा अच्छा लगे और आप ही को हो, मेरे को भी फायदा हो सकता है ना। हाँ। एक अच्छी फिल्म है, एक अच्छी कहानी है, एक अच्छा कैरेक्टर है, आप कर रहे जा रहे हो, ठीक है। आप भी वैसे ही घर में बैठे रहो, उससे तो बढ़िया किसी का भला ही कर दो, भला ही कर दो। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं सर आज के समय में, खासकर मुंबई में तो, क्योंकि सबकी इतनी लालसा है ना, लालच है कि ये भी बना लें, तो हर जगह पैसे को इम्पोर्टेंट देते हैं। ये देते हो तो सर मुंबई में नहीं, हर जगह पे है पैसे की इम्पोर्टेंस, तो हर जगह पे, लेकिन बॉम्बे थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी इस शहर में बड़ा बनने के लिए ही आता है, छोटा बनने के लिए तो कोई नहीं आता सर, है ना। आप देख लो जरा कितने ही एक्टर्स हैं, वो बनने आए थे एक्टर, और पता लगा वो कुछ और हो गए। सर आपको होगा 40 साल लगभग इंडस्ट्री में, अब आपने डायरेक्शन भी देख लिया, पूरा प्रोडक्शन प्रोड्यूसर भी देख लिया, कभी एज एन एक्टर के बाद कभी ऐसा लगा कि अब मैं डायरेक्शन में जाना चाहिए मुझे?
मुझे करना तो चाहिए था कि प्लेस तो मैंने बहुत सारे किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन मुझे मालूम है ये मुझ पे नहीं होगा कि मैं जा करके लोगों के पास बैठूं कि सर ये मेरी स्क्रिप्ट है और आप मेरे को पैसे दे दो, मैं आपको ये एक फिल्म बनाता हूँ। अच्छा, तो सर मेरे पिछले एपिसोड में नरेश गोसाई जी भी आए थे। दिल दरिया की कास्ट, मतलब मेरे पास अभी मेन कास्ट आ चुकी है। अब शाहरुख खान जी के साथ भी एपिसोड शायद भगवान करे हो जाए। तो आपने उस टाइम पे जब उनके साथ काम किया था, तो उसका पहला काम था। अच्छा, उसका सबसे पहला काम था दिल दरिया का। आई प्लेड हिज फादर। हाँ, तो अब कभी बात होती है सर, मुलाकात हुई जब भी मिलता है, ही इज ए वंडरफुल पर्सन। हाँ, बहुत अच्छा इंसान है। सबसे बढ़िया बात यह है उसके इतने बड़े होने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस बात का भी है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। आप उससे मिल कर के कभी ये नहीं कह सकते यार कि यार मजा नहीं आया। आप उसको अप्रिशिएट ही करते हुए आओगे, क्योंकि वो बहुत जिंदा दिल है, बहुत जिंदा दिल है। और पूरी पर्सनैलिटी में भी उसकी में एक चेंज भी है। मैं तो चूंकि सबसे पहला काम मैंने उसके साथ किया है, तो मैं जानता हूँ कि उसने टाइम के साथ साथ वो बहुत बदला है और बहुत पॉजिटिव बदला है। इस कदर पॉजिटिव है कि अगर अभी ऐसा कहते हैं मैंने कि अगर वो आपके साथ है और उसको कुछ आपके बारे में कुछ ऐसा लगेगा कि यार रवि के साथ ऐसा ऐसा है, वो बिना बताए आपके लिए पता नहीं क्या क्या कर देगा। अच्छा, ऐसा इस तरीके की पर्सनैलिटी है वो, इस तरीके का इंसान। उनके बारे में अभी जो लोग मिले हैं ना, उनके कुछ इंटरव्यूज में बोले हैं कि वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि आपको फील नहीं कराते कि वो शाहरुख खान के साथ खड़े हैं। वो कितने उस टाइम पे जब आपके साथ काम कर रहे थे तो कभी लगा था कि ये सुपरस्टार बनेगा? तब बेचारा वो थोड़ा सा डरा रहता था। अच्छा, डरा हुआ रहता था। हाँ, क्योंकि पहली बार वो ये सब कर रहा था। थोड़ा लेख जी डांट भी देते थे, लेख टंडन जी ना। हाँ। तो बड़ा मजा आता था। वो ड्रम शॉट खेलता रहता था। अच्छा, ड्रम शॉट में क्या है कि आप चूंकि आप कुछ बोल नहीं रहे हो, हाँ, तो आपको सब कुछ अपने जेस्चर्स या एक्सप्रेशन से ही कहना होता है। हाँ, तो आपके चेहरे पे बहुत जल्दी जल्दी चीजें आती और जाती हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, तो वो करता रहता था, वो बहुत करता रहता। वो दिव्या, मैं, अच्छा, हम 2-3-4 लोग थे, एंजॉय करते थे उसको। सर पहले रील में शूट होता था, डायरेक्टर और जो भी पहले फिल्म बनती थी वो रील शूट होती थी, तो डायरेक्टर की एक डिमांड होती थी प्रोड्यूसर की कि 1-2 टेक में काम हो जाना चाहिए। अब वही चीज़ डिजिटल हो गई है, तो अभी 20-20 टेक लेते हैं डायरेक्टर भी और एक्टर भी। तो कभी ऐसा लगता है कि ये क्यों हुआ ऐसा चेंज, ग्रांटेड लेने लगे? देखो, डिजिटल होने के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे नुकसान हैं। हाँ, पहले एक डिसिप्लिन था। हाँ, क्योंकि बहुत सारी रील में बहुत सारा पैसा जा रहा होता था। हाँ, तो सारी चीजें एक पूरे डिसिप्लिन के साथ होती थी। हाँ, एवरीबडी, मतलब नॉट, मैं एक्टर की बात नहीं कर रहा, एक्टर, कैमरामैन, डायरेक्टर, जो whosoever is involved in the film, लिमिटेड होता था, वो सब डिसिप्लिन होते थे। हर एक को मालूम था ये होना है इसमें और इतने ही टाइम में होना है यार, और इतने ही में होता है यार। मतलब पूछा जाता था किस रेशियो में फिल्म बन रही है ना। 1:3 बहुत बढ़िया रेशियो माना जाता था, है ना, कि भाई जितने की फिल्में, मतलब 2 शॉट टेक वेस्ट हुए, तीसरे में हो गया, है ना। इस तरीके का एक एक्सप्रेशन देते थे लोग एक दूसरे को। अब क्या है, डिजिटलाइज होने की वजह से कभी भी कोई एक डायरेक्टर, ज्यादातर वो भी कुछ अच्छे किस्म के डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ या और भी किस्म के लोग, वो हमेशा एक और कर लेते हैं, अब एक ऐसा कर लेते हैं, अब एक ऐसा कर लेते हैं। तो अब सवाल ये है, इसका मतलब है कि आप होमवर्क करके नहीं आए। एक्चुअली आपको नहीं मालूम आप चाहते क्या हो। अगर आपको ये क्लैरिटी होगी कि क्या चाहिए, तो आप कहेंगे कि नहीं सर, हो गया, खत्म करिए। ये सीखना चाहिए आपको भट्ट साहब से। अच्छा, महेश भट्ट एक ऐसा इंसान है जिनके साथ हर एक्टर को काम करना चाहिए। एक और एक्टर, डायरेक्टर है, वो आजकल बिल्कुल गायब हो गया है। अभी वो हमारे साथ सीरियल करते थे, उनका नाम है दीपक। अच्छा, है ना। उसको याद इसलिए करता हूँ,
उसको इतनी क्लैरिटी होती थी हर वक्त कि उसको क्या चाहिए, वो मिल गया ना, खत्म हो गया। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, सही बात है। क्यों एनर्जी वेस्ट करूं, मैं सारे लोगों को तकलीफ में क्यों डालूं, है ना। कितनी बढ़िया बात है ये तो। और चलिए भट्ट साहब के साथ भी है, भट्ट साहब के साथ देखो ना, ओके कट इट, खत्म, कट इट, ओके कट इट, रिपीट इट। और वो उनको इतनी क्लैरिटी रहती है, वो बात मैं तो बड़ा सीखा उनसे। एक टाइम में बहुत क्लोज था मैं उनके। कि दूसरा, उनका जो सीन को जो एनालाइज करते हैं ना, एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी हेल्प थी। एक वो और एक वो थे जिन्होंने दिल दरिया किया था, लेक टंडन जी। एक सीन को जितनी अच्छी तरीके से भट्ट साहब समझाते हैं ना, नहीं बेटा देख ऐसा हुआ ना, ये हुआ तो फिर ऐसा हुआ। अगर आप उस जगह पर नहीं हो, वो धीरे से आपको जरा सपोर्ट करके आपको उस जगह पर ले आएंगे जहाँ आपको परफॉर्म करना है। ये डायरेक्टर का काम होता है। यही डायरेक्टर का काम होता है। डायरेक्टर का काम कोई दादागिरी करना नहीं होता, या किसी को ये शो ऑफ करना नहीं होता। क्या है बेटा, इतना ये एक इंडस्ट्री ऐसी है, हम सब लोग का एक बहुत कलेक्टिव काम है, एक आदमी का काम नहीं है। जैसे टीम वर्क ना, सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं, एक फिल्म बना रहे हैं, एक सीन शूट कर रहे हैं। उसी सीन में जितने भी लोग हैं सब मिल करके एक ही अच्छा काम करने की कोशिश है, एक ही काम। तो वो ही होना चाहिए। जब वो नहीं होता तो फिर चीजें कोई कहे या ना कहे, लेकिन वो दिखती है एक्चुअली। तो सर आपको कभी, अब तो आप मतलब रिसेंट छोटे डायरेक्टर के साथ भी काम कर रहे हैं, छोटे इन द सेंस उम्र में, जो आपके देखते देखते बड़े हुए होंगे, तो वो पुरानी किसी की छवि दिखती है कि आज के डायरेक्टर में वो बात एक दो हैं जिनके साथ ऐसा काम किया कि हाँ कट मिल गया तो हम बहुत सारी है, बहुत सारी। नीलेश पांडे को देखो, नीलेश पांडे जी, हाँ, नीलेश बहुत बहुत करेक्ट है। और काफी कुछ अनुभव, वो जैसे हो गया, हाँ हो गया, ओके हाँ हो गया अनुभव सिन्हा जी, खत्म। वो भी बहुत, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए। आप अदरवाइज तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी ना यार, अब आप होता सब कुछ क्यों है क्योंकि अब डिजिटलाइज हो गए, डिजिटल है सारा सब कुछ। आपके पास से कुछ पैसा तो जा नहीं रहा, कुछ खर्च नहीं हो रहा। तो इससे एक जो नुकसान हुआ है वो हुआ है कि बहुत सारी, एक तो डिसिप्लिन खराब हो गया, काम का डिसिप्लिन बहुत सारा खराब हो गया। होमवर्क करना बंद हो गया लोगों का, होमवर्क करना बंद हो गया। बहुत सारी चीजें कि चलो वहीं देखेंगे, चलो वहीं करेंगे। और वो बहुत सारा काम जो एक्टर को करना चाहिए था, अब वो सब आपकी टेक्नोलॉजी कर देती है एक्चुअली। तो वो जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। पहले क्या है, एक्टर को मेहनत करनी पड़ती थी, क्राफ्ट में काम करना होता था, काम करना पड़ता था आपको। मतलब ऐसा नहीं है, अभी भी करते हैं कुछ लोग, बट एडिट पे बहुत चीजें चेंज हो जाती है। अभी वो वाला स्टिल इसला नहीं रह गया है। डायरेक्टर ने कह दिया ओके हो गया आपने कांड वगैरह हो गया, डिजिटल हो गई सर इंडस्ट्री। लेकिन पुरानी चीजें ना आज भी कल्ट ही है। मतलब जैसे आप पुराने डायलॉग देखो, पावर के लिए यूज करते थे, गब्बर के हो या कोई भी मूवी के हो, पुराने गाने लोगों को मुखड़ा के साथ अंतरा भी याद होता था। आज के टाइम पे पहली लाइन के बाद याद है, हम जब छठी सातवीं में पढ़ते थे हमको तब के गाने याद हैं। और आज के क्यों याद है, अभी भी आज बच जाए तो हमको आगे के सारे अंतरे मालूम है। तो ये बदलाव सर सही है? नहीं वही तो कहना, सब कुछ छूट रहा है हाथ से। आप ये टेक्नोलॉजी जो है, जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी जो है, वो बस नहीं, इसका मतलब गाने की बात ही नहीं कर रहा मैं। गाना तो म्यूजिक से रिलेटेड है। मतलब वो तो अभी आपका एक अच्छा एक म्यूजिक डायरेक्टर होगा तो वो करेगा। एक अच्छी अभी कितने अच्छे डायरेक्टर है, ऐसा थोड़ी है कि सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन थोड़ी सी वो चीजें कंपेरेटिवली कम होती चली जा रही है। लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आसान आ गई हैं। अरे आप इसको ऐसा कर लेंगे, चल मत करो, हो गया अपन बात बाकी ऐसा कर लेंगे। अरे ऐसा क्यों कर लेंगे यार? हाँ, वो मेहनत, क्योंकि सर पहले की मूवी भी देखो आप 5-5 साल हिट रहती थी। आज एक महीने के बाद उसका नाम भी शायद लोग दोबारा देखना पसंद नहीं करते। तो ये बदलाव से इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं घाटा भी हो रहा है। OTT के डायरेक्टर अलग हो गए हैं, OTT के एक्टर अलग हो गए हैं, फीचर फिल्म वाले लोग अलग हो गए हैं।
ओटीटी से कुछ फायदा भी है तो बहुत सारे नुकसान भी है। धीरे से ओटीटी जो है वो टेलीविजन बनता जा रहा है। हाँ जैसे पहले टेलीविजन सीरियल होते थे ना, हाँ। ये वैसा होता जा रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए, इसको अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं, लोग बाग वो वही पैसे कमाने की रट के बस कमर्शियल हो गया सर सिनेमा। पहले की हिंदी जो सिनेमा था वो लोग अपना काम दिखाने के लिए कला के रूप में थे। एक टाइम के बाद कमर्शियल हुआ था। आप पुराने डायरेक्टर्स को देखो कि वो उनको वो चाहिए तो चाहिए, 3 दिन शूटिंग रुकी हुई है तो रुकी हुई है। हमको वो कहते ना कौन से वो डायरेक्टर थे, शायद कमल अमरोही थे या कौन से थे कोई, जिन्होंने पैर पानी में डुबो करके रखवा दिए थे कि पैरों पे झुर्रियाँ चाहिए। अच्छा, गीले हो जाती है, जो हो जाती है ना, हाँ। वो चाहिए। 3 घंटे बैठो पानी में। राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान जी की दाढ़ी लाने के लिए 6 महीने शूट रुक गया था, सिर्फ इसलिए। आजकल मेकअप आर्टिस्ट कर देते हैं वो सारा काम। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप वो चीज़ें बहुत बदल गई। मैं नेगेटिव नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मतलब इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन वो गलत, लोग थोड़ा सा वो गलत जगह पे जा रही है। हाँ, काम आसान करने पे फायदा उठा रहे हैं, जबकि इसका और अच्छा उपयोग हो सकता है। और सर आपने, जैसे मैं बता दूं कि सुपर 30 में आप ऋतिक रोशन जी के फादर बने थे। इसकी कास्टिंग का थोड़ा सा मुझे जानना है सर कि कैसे हुआ, मतलब। या मैं तो देहरादून था, मैं देहरादून एयरपोर्ट पर था, मैं और जावेद साहब थे, जावेद अख्तर साहब। वो भी उसी प्रोग्राम में गए थे जिसमें मैं गया था। अच्छा। हम दोनों लेटे बैठे हुए थे। मैं जरा जल्दी पहुंच गया था, जावेद साहब थोड़ा लेट आए थे। जावेद साहब कहीं और जाकर के बैठे हुए थे, वो लॉन्च वाले हैं। मैं कभी भी बहुत प्रेफर करता हूँ लॉन्च में, बहुत कम बैठता हूँ। मुझे लगता है लोगों के बीच में बैठो, आप देखो दुनिया में हो क्या रहा है। तो उस तरीके का मैं, बेटा मेरे पास मुकेश का फोन आया, फिर भाई कहाँ हो? मैंने कहा मैं देहरादून। कब आ रहे हो? मैंने कहा अभी बस एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, शाम को फिर कल जब आ जाओ तो एक बार मुझे फ़ोन कर लेना है, एक बहुत ज़रूरी रोल है आपके लिए। अच्छा, ठीक है। मैं आया तो मैं उसको दूसरे दिन फ़ोन कर दिया, मैंने कहा भाई मैं आ गया। बोल पता क्या करना है? बोला आप चलो वहाँ पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। तो बढ़िया लगा, मज़ा आया। तो सर उसका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये डायलॉग सर वो दिन गए जब राजा का बेटा राजा बनता था, जिसका जो हकदार होगा जब तो बनेगा जिसका। सर ये लाइन की ना बहुत सारी मीनिंग निकल रही है हमारी इंडस्ट्री में भी। आजकल एक नया वर्ड आया सर, नेपोटिज्म, जो कि पता नहीं क्यों अभी हाईलाइट हो रहा है। ये तो हम पिछले 3 दशकों से देख रहे हैं सर। बहुत बड़ा उदाहरण है, धर्मेंद्र पाजी के बेटे भी थे। आजकल अब मतलब सनी देओल जी आए हैं तो ठीक है, उनका बेटा आ गया तो नेपोटिज्म हो गया। वही वाली बात जो मैं कहते ना कि नेपोटिज्म वाली बात, कोई नेपोटिज्म नहीं है। उसको मालूम है कि इसका बेटा है, मुझे सिर्फ ये लिखना पड़ेगा मेरी फिल्म का हीरो इसका बेटा है। तो वो बेटा तो कुछ नहीं है, उसका बाप बिक रहा होगा। एक्चुअली उसका बाप बिक रहा है। सही बात बोले आपने। सर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, तो ये कैसे आया था आपके पास काम? बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। मैंने एक ऐड किया, मैं और सौरभ शुक्ला थे उसमें। तो उसका जो कोई भी डायरेक्टर था, वो एक दिन मेरे पास उसका फोन आया कि मेरा वॉइस ओवर कर दीजिएगा। अच्छा। मुझे लगा वॉइस ओवर का मतलब डबिंग। अच्छा। मैंने कि मैं ये डबिंग नहीं करता किसी की। तो नहीं डबिंग नहीं, मैं वॉइस ओवर की बात कर रहा हूँ। फिर मेरी बात सुन में आई, चलो ठीक है। मैंने कहा हाँ करता हूँ। तो मुझे लगा कि मैंने बहुत पैसे मांग लिए हैं, जबकि इतने थे नहीं। मैंने अपने हिसाब से कुछ पैसे मांगे, उसने हाँ कर दिया। तुमने कर दिया। अच्छा। तो फिर इस तरीके का कुछ काम आता रहा। तो फिर वो शुरुआती हो गई, फिर वो आगे सब शुरुआती हो गई। अब थिएटर करने का मन करता है सर आप? यार थिएटर अब तो क्या एक ओवर भी ऐसी होगी, थिएटर वाली नहीं रही। वैसे मैंने अभी किया, मेरी मिसेज ने जो प्ले लिखा था, जाना था रोशनपुरा, उसको हम लोगों ने किया। बहुत सारे शोज किए हमने, बॉम्बे में नहीं, बॉम्बे के बाहर भी। बॉम्बे तो बहुत ही कम किए, 2 ही किए हैं। बॉम्बे के बाहर बहुत सारे शोज किए हम लोगों ने। उसी पे तो फिल्म बन रही है, जो उसने मेरी मिसेज ने लिखी है। अच्छा। उस पर एक फिल्म प्लान हो रही है। वो कुछ डायरेक्टर थे, फिर ये हुआ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सी थोड़ी बहुत चलती रहती है, लेकिन वो फिल्म बनेगी।
पर अच्छी बात यह है कि उसने लिखा था, वो लिखती बहुत अच्छी राइटर की, उसके फादर बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत नोन राइटर थे, तो वो सारे गुण उसमें हैं थोड़े से। क्या नाम है बताएंगे? समता सागर। अच्छा, समता सागर जी। अच्छा, तो तुम डालोगे इस पे तो तुमको मिल जाएगी उसके सारे क्या क्या आपके परिवार में एक सदस्य भी है सर, एक जो कभी देखने में नहीं मिलता। एक्चुअली मैं आपको बता दूं दर्शकों कि हमने बहुत सारे ऐसे पालतू जानवर देखे होंगे, कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा और तोता को सुने होंगे बर्ड में, लेकिन आपके पास मैना है सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल में देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस डाले हैं और बहुत प्रॉपर बात कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि ये पालतू है। मैं अब वही डालता हूँ, वो मैं नहीं जानता, वो भी मेरी वाइफ शूट कर देती है तो वो डाल देती है इंस्टाग्राम पे। वो मेरी दोस्त है। अच्छा, तो शुरुआत कैसे हुई सर? कैसे? वो ऐसे ही वो खिड़की पे बैठी हुई थी, मैं कुछ खा रहा था तो मैंने कुछ देखा, तो वो देखते जाते तो मैं उसको कुछ बात करने लगा और बात करते करते उन लोगों की दोस्ती हो गई। मैना है ना सर वो? मतलब डिफिकल्ट होती है मैना से थोड़ी सी फ्रेंडशिप थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन वो हो गई। वो तो आपकी और वो अभी तो क्या है, अभी वो दादागिरी करती है। वो अभी वो मतलब मेरे को कई बार लगता है यार ये अब ये जाए यार थोड़ा सा। अच्छा, मैं कुछ वो नहीं, वो अपना उसका अपना एक तरीका है। और अच्छी बात ये जैसे कि आप भी मेरे घर आओगे तो वो आपसे भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगी जैसे कि मेरे से करती है। हाँ। आकर के एकदम आपके कंधे पे बैठ जाएगी वो। अच्छा, डर नहीं उसको है घर नहीं सर, क्योंकि पक्षियों में ना पिंजरे की वो रहती है कि अगर आपको पालना है तो पिंजरे में रखना पड़ेगा, लेकिन वो आपके घर पे ऐसे घूमती रहती है, उड़ती है और वो वीडियो और उसको ये भी जानती है, पंखा भी जानती है, नीचे उड़ती है, हाँ। नीचाई पे उड़ती है वो। मेरा कैमरा उसके चेहरे पे ले जाती है मेरी वाइफ, वो बिल्कुल परेशान नहीं होती, उसको मालूम है कि क्या है। अच्छा, हम उसको दिखाते रहते, उसको शूट करके उसको दिखाते रहते हैं, वो देख रही होती है कि ये अच्छा मैं लैपटॉप पे बैठा हुआ है, मेरे टैबलेट है, वेबलेट पे जो अपने बैठा हुआ हूँ, तो सब उसको सब मालूम है। मतलब उसमें से आवाज आ रही है तो डिस्टर्ब नहीं होती कि कोई दूसरा है, उसको मालूम है कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें से आवाज आती है। अच्छा, इसमें जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं लैपटॉप में वो सब नकली है। अच्छा, ये भी समझते हैं। हाँ, आप तो बातें करते सर, आपका एक वीडियो है जिसमें वो आपको सोते रहते हैं, आप तो उठाएगी, आपके कंधे में पेट आती है सुबह 6:20 पे आती है सर। अच्छा, उसका टाइम फिक्स है, 6:20 पे आती है सर। अरे वाह। उसके दोस्त भी है, मतलब उसकी जो पार्टनर है वो भी कहने को वो थोड़ी सी डिस्टेंस रखती है, मतलब थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, वो भी ठीक है, उसकी भी बहुत बड़ा साइंस होता है सर। मुझे क्या मतलब अभी कोई इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उनको पक्षियों का बहुत नॉलेज था, तो वो बताते हैं कि अगर आपके पास आसपास आते हैं तो वो बहुत सिक्योर फील करते हैं। पहले आपकी वाइफ, उसके बाद वाइब्स फील करते हैं आपकी, और उसके बाद फिर वो आपकी नेगेटिव एनर्जी भी ऑब्जर्व कर लेते हैं आपकी, ऐसा माना जाता है कि पक्षियों का। अब जैसे कि उसको मैंने सिखाया, क्योंकि सुबह मैं सो रहा होता हूँ और वो आती है यहाँ के कितना बैठ जाएगी मुझसे इमीडिएटली मिल करके, वो सीधा फिर मेरी वाइफ के पास जाती है। अच्छा, उससे जाके मिलेगी, वो उसके ऊपर बैठेगी, ये करेगी, अपना पूरा उसका कार्यक्रम किया, फिर वो अपनी चली गई, दिन भर फिर वो दोबारा से आएगी, उसको जब आना होगा। अच्छा, ये सरल स्वभाव का मजा आता है, बड़ा मजा आता है। तो इतना अच्छा लगता है कि दो लोग जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते और बिल्कुल भाषा जानते हैं, और मतलब वो अपनी बात कहना जानती है, उसको अपनी बात कहना जानती है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये जो सरल स्वभाव है सर, ये तो पक्षी समझ गए, लेकिन क्या कभी इंडस्ट्री में आपका ये उसका फायदा उठाया गया? कभी कभी सुनने में आता है कि मूवी कर लिए, पैसे नहीं दिए या परेशान कर रहे हैं, तो ये सब चीजें होती है आपके साथ? सर बहुत सारे लोगों पे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो सब 95-96 तक हो गए। उसके बाद मैंने होने नहीं दिए। मेरी समझ में आ गई कि ये तो लोग ऐसे तो अपन लुटते रहेंगे। उस वक्त 95-96 तक 4-5 लाख रुपए उधार होना बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी सर। मतलब उतने में घर आ जाते थे यार, और उतने पैसे मेरे लोगों पे ड्यू थे, और छोटे मोटों पे नहीं थे सर।
काफी बड़े बड़े नाम है, आपको उन सारी चीजों को बोलने का मतलब कुछ है नहीं कहता। इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज, इतने बड़े बड़े लोग, उनमें तो एक तो ऐसे थे जिन्होंने अपना पूरा चैनल चलाया था। उन्होंने भी पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा कि मैंने फलाने को दे दिए थे, उसने आपको दिए नहीं क्या। मैंने कहा अभी बाहर मत जाओ यार, चलो छोड़ो, हम ये मान लेंगे कि इतने पैसे खो करके हमने कुछ सीख लिए। सीखा। आगे जो खोने वाले थे वो बच गए हमारे। ये भीड़ का शहर है सर, ये बहुत भीड़ है, वो बहुत अपने बनते हैं लोग, लेकिन क्या कभी ऐसे मिले जो हाँ ये परिवार बन सकता है, दोस्त हो सकता है? हाँ, दोस्त आप हैं? ऐसा थोड़ी है कि मतलब बॉम्बे में हर कोई खराब है सर, बॉम्बे में बहुत अच्छे लोग हैं। इतना सब कुछ सर आपने देख लिया 40 साल इंडस्ट्री में, और आप संतुष्ट भी हैं और आपको सब कुछ मिल भी गया आपके हिसाब से, तो ऐसा कुछ छूट गया लाइफ में कि ये नहीं होता तो शायद मेरे को ये मिल जाता? जीवन में किसी चीज का पछतावा है आपको अभी? पछतावा तो नहीं, मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को सही ढंग से ड्राइव नहीं किया। पैसे की मजबूरी के वजह से मैंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। मैं अगर थोड़ा सा उस वक्त रुकता तो मेरे को बड़े बड़े काम मिलते, जो कि अच्छा। मिलते थे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता था तब कि मैं कहूँगा चलो मैं 4 महीने नहीं करता काम, नहीं चाहिए, मैं तो यही करूँगा, करूँगा तो यही करूँगा। लेकिन सवाल ये था अगर मैं 4 महीने नहीं करूँगा तो मैं खाऊंगा क्या? हाँ, वो मतलब उसमें वो- ऑप्शन नहीं था हमारे हाँ। पास ना। तो उस तरीके की एक जो आप बेबसी कह लें या लाचारी कह लें मजबूरी थी या सर। एक मजबूरी कह लें, जो कुछ वो भी एक जो कुछ भी अपन उसको एक नाम दें, वो था और वो होता रहा। उसका मुझे थोड़ा सा एक रहता है कि वो उस टाइम पे अगर समझ जाते तो। बहुत सारी टाइपकास्ट हुए सर आप हैं? कभी, मतलब टाइपकास्ट हुए कि अब परमानेंट एक ही रोल मिल रहा है और मेरे को मन है कि ये वेरिएशन दिखाऊं, या कभी ऐसा कोई कैरेक्टर टाइप कास्ट तो खैर नहीं हुआ, सिवाय इसके कि एक उम्र के हिसाब से तो जैसे जरूरी हो जाता है कि अब आप लड़की के बाप भी बनेंगे या लड़के के बाप बनेंगे, वही हो सकता है। लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें मिली और बहुत सारे काम किया और अलग अलग किस्म के काम किए, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई कैरेक्टर है जो अभी आपको करने का मन है कि मेरे को एक बार ये वाला ऐसा कुछ करना है? फनी हो सकता है या विलन का हो सकता है? नेगेटिव जरूर है, क्योंकि मैंने इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स देखे हैं जिस शहर से आया हूँ मैं, कि मैंने जो फिल्म जो भी जिसकी मैं कह भी रहा था, वो उन्हीं लोगों की जिंदगी के ऊपर है। अच्छा। कि बहुत कुछ ऐसा होता हुआ देखा है जो बड़ा अनयूजुअल है, जो कि आपको अदरवाइज देखने को नहीं मिलता। तो आप तो कि वो सिस्टर चीजें नहीं जी के आए ना सर। सिस्टर ने ही अपने भाई की गोली मार दी। अरे बाप रे। पक्का है। राइट। और भाई को पता भी नहीं था कि मुझे गोली मारने जा रही है, और भाई को ये भी नहीं मालूम था कि वो मुझे गोली क्यों मार रही है। तो वो सब चीजों से कैसे बचे आप अपने जीवन में, मतलब यहाँ आने के पहले वो सब चीजों को? वो इसीलिए तो मैंने शहर छोड़ दिया। हाँ। इसीलिए तो मैंने शहर छोड़ा। मैं एक राजा थे, राजा महेंद्र प्रताप, उनका सेक्रेटरी बन के चला गया था 100 रुपये महीने पर। हाँ। उनके घर था उनका बड़ा था घर था रविंद्र नगर में, खान मार्केट के बिल्कुल बराबर। बहुत बड़ा नाम बहुत है बड़ी वो। जगह है सर वो। स्वतंत्रता सेनानी थे हाँ, उस बहुत बड़े नाम थे सर वो किस से नहीं मिले सर वो आदमी। वो तो बहुत ही बड़ा आदमी था सर, दैट वे। और सुभाष चंद्र बोस और क्यों, चलो छोड़ सारी चीजों में क्यों जाए अपन। फिर तो आप तो मेरे पास उनका घर था, वहीं रहता था, खाना पीना कपड़े धुलना वुलना सब वहीं था। सिर्फ सुबह 3 चिट्ठी लिखनी होती थी। अच्छा। वो चिट्ठी भी बड़े 9 बजे उनके साथ ब्रेकफास्ट पे बैठना पड़ता था। हाँ। 9:30 तक ब्रेकफास्ट करते थे वो। उसके बाद आप फ्रेश होकर के आ जाइए। वो 3 चिट्ठियां लिखवाते थे, 3 ही लिखवाते थे। ये भी बड़ी मजे की बात थी क्योंकि बुक पोस्ट में 3 चिट्ठियां आती थी। 15 पैसे की स्टैंप लगा करके कि हाँ भाई ये चिट्ठी आ गई। वो चिट्ठी भी बहुत बड़े लोगों को जाती है। हाँ, वो एम्बेसी और ये सर। और उनको लेकर के भाई गोल्फ लेन बराबर में थी, उसके पोस्ट ऑफिस पे जाकर के मैं वो स्टैम्प लगा करके आ गया। उसके बाद मैं फ्री कहीं भी जाऊँ। बहुत कम आपके बैच के जो बचे हैं ना सर, NSD पास आउट, मतलब बहुत सारे एक्टर्स का नहीं करते हैं वो शूट, और आप कंटिन्यू कर रहे हैं। इवेंट भी करते थे सर आप पहले?
इवेंट में जाना, बर्थडे और कॉर्पोरेट वगैरह? नॉट एट ऑल, नॉट एट। कभी नहीं? वो कभी नहीं। अभी भी मेरे पास एक वो आता था कि आप बर्थडे के लिए बोलते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हाँ। आपको इतने पैसे दे देंगे। वो एक किसी ने चला रखा है। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अपन ये काम नहीं करते। प्योर आर्टिस्ट। तो किसी ने कहा तुम्हारा क्या बिगड़ता है, 40-50 हज़ार रुपये महीने एक्स्ट्रा इसमें और मिल जाएंगे। मैंने कहा नहीं, इतने पैसे हमको नहीं चाहिए। क्यों करें अपन, नहीं करना रिस्पेक्ट वाली बात हो जाती है ना इसमें। शादी में जा रहे हैं लोग आगे, 1-1 लाख रुपया लेकर के, आपको सब जानते हैं पैसे लेकर के आए हुए यार। अभी मेरे एक दोस्त ने भी बुलाए कुछ लोगों को, दिल्ली में। उसने मुझे बताया, मैंने कहा शर्म की बात है यार, तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम यहाँ से बॉम्बे से ऐसे टुच्चे लोगों को बुला रहे हो जिनकी कोई इज्जत नहीं है यहाँ से, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री की है। ये अभी मुद्दा सर, ये अभी मुद्दा उठा है अंबानी की शादी से। कुछ लोग इस पे ओपिनियन रख रहे हैं कि एक संगीतकार ने कहा है कि मैंने अपनी कला और जो इतना प्रयास किया है वो एक कला के लिए किया है, शादी में जाके नाचना और गाने के लिए नहीं किया है। कुछ लोगों ने पैसे लेके गए हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम शादियों में संगीत नहीं करते, हम इंडस्ट्री में कमर्शियल कर सकते हैं। अंबानी वाली मैरिज तो एक अलग किस्म की मैरिज है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा आदमी है कि आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये रेस्पेक्ट की बात थी कि उन्होंने आपको बुलाया। उसने आपको बड़ा कर दिया। हाँ। उसने आपको बताया कि आप बड़े आदमी हो। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि छोटे छोटे शहरों में कहते आपको लाख रुपया दिया, 2 लाख रुपया दिया, आपको बुला लिया, आप गए, आप बारात में अटेंड करके आए, बारात अटेंड करके आए, ये गए, फूल माला पे गई, ये करी, दारू पी, दूसरे दिन की सुबह फ्लाइट पकड़ करके आ गए। वो पहली बात अलग है। अंबानी वाले को तो कोई मना नहीं कर सकता, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मना किया होगा। आपने एक अच्छी बात बोली कि उसमें शादी में जाने में रेपुटेशन बढ़ी भी है लोगों की। अभी तो बहुत सारे इवेंट वाले और जो लोगों ने काम किए। भाई अभी इसमें जो है अंबानी वाली मैरिज में जो लोग गए हैं, जिनको लोग नहीं जानते थे, वो भी मतलब पूरे हिंदुस्तान ने उन लोगों को जान लिया कि ये भी है भाई। इनको भी बुलाया था, मतलब ये बड़े आदमी है, क्योंकि अगर अंबानी जी ने बुलाया था तो। सर लेकिन पता है आपको, इसके पीछे पीआर की टीम होती है, फॉलोअर होते हैं ना जो इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर। सर उनको भी तो उन्होंने बुलाया था ना, इन्फ्लुएंसर को भी तो बुलाया था। बुलाए थे, उनको किसी और दिन बुलाया था। हाँ। उसको एक दिन बाद बुलाया था। ऐसा भी हुआ है। तो सर एक बात भाई, उनको भी तो अपनी शादी बेचनी थी ना। हाँ। उन्होंने शादी बेची ही है ना। तो आपको मालूम नहीं इससे इन्होंने कितना पैसा कमाया होगा, आपको शायद नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। सही बात है। लोग बाग कैसे कहते हैं कि उन्होंने तो इससे भी पैसा कमाया है, शादी से भी। हाँ। ये जो राइट्स दिए हाँ, अब पता नहीं दिए कि नहीं दिए। राइट्स मुझे नहीं मालूम, हम तो अपन चुनी हुई बात कह सकते हैं जो अपन किसी ने लोगों ने। जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि उनका जो शेयर मार्केट का देखने का नजरिया, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करने का बहुत बड़ा एक सिस्टम था, ये जो पूरा प्लान किया गया था शादी को करके कि आप शेयर मार्केट में, ये बंदा तो नहीं डूबेगा या इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी उनकी। बिल्कुल हो सकती है। सर आप इसमें कैसे देखते हो एक आर्टिस्ट को कि मतलब जिसने 20 साल थिएटर किया है लेकिन उसके 2000 फॉलोअर भी नहीं है इंस्टाग्राम में, लेकिन आजकल कास्टिंग में पता है लाइन चल रही है कि 1 मिलियन फॉलोअर है तो इसको ले लो। एक्टिंग आए मत आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको देखने वाले हैं। हाँ, इसके हाँ मुझे मालूम है। तो फिर एक आर्टिस्ट का दिल नहीं दुखता कि हमने पूरी जिंदगी लगा दी? बहुत दुखता होगा। हाँ, बहुत शौक का दुखता होगा और दुखना चाहिए भी। हाँ नहीं, लेकिन ये समझदारी तो दर्शकों में होनी चाहिए ना। ये समझदारी तो दर्शकों की बात होनी चाहिए कि आपको किसको देखना है। आप इस बात पे सिर्फ देखने चले जाएं कि भैया इसके फॉलोअर्स हैं, हम उसके फॉलोअर हैं। अभी तो लोगों के लिए तो बाकायदा एक धंधा है आज की तारीख में इंस्टाग्राम में। हाँ, ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया सर। और जो आर्टिस्ट ने 10-20 साल लगा दिए, जो बहुत मेहनत करके अपने क्राफ्ट में काम किया, लेकिन एक फॉलोअर कैमियो करने आता है, एक दिन 2 दिन का शूट करता है और उसको पोस्टर बना देते हैं। उसको बुलाया जाता है सर, कितने पैसे दे करके बुलाया जाता है, मनाया जाता है कि प्लीज आइए हमारी इसमें एक अपीयरेंस दे दीजिएगा, इतने पैसे ले लीजिएगा। होता है इसमें तो क्या करें। ये एक आर्टिस्ट के इससे देखें सर, पोस्टर बनते हैं ना फिल्म के, तो उनका चेहरा देते हैं जो बिकता है, लेकिन उससे बहुत
कई गुना अच्छा काम करने वाला एक आर्टिस्ट होता है जो फादर का कैरेक्टर है या वो, बेटे का हाँ, कैरेक्टर हाँ। है, लेकिन उसका पोस्टर में नाम नहीं होता। ये कुछ गंदी चीजें हैं इंडस्ट्री में। देखो बॉस, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, एक प्रोड्यूसर का भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है ना। कमर्शियल। वही वाली बात, वो भी तो जानता है ना कि क्या बिकेगा मुझे। उसकी भी तो वो भी तो एक स्ट्रेटजी बनाता होगा ना कि कैसे मैं बिकूंगा। इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए सर एज एन एक्टर। एक लिमिट में करना चाहिए। सवाल क्या है, कई बार बहुत सारे लोग इसलिए इम्प्रोवाइज करते हैं कि वो ज्यादा दिखाई पड़े, ज्यादा सुनाई दें, उनके पास लाइंस ज्यादा हों। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप को एक जिम्मेदारी दी जाती है कैरेक्टर को करने की। किसी एक ने कैरेक्टर लिखा होता है, कंसीव किया हुआ होता है, उसको जिंदगी देते हैं ना आप। तो एक एक्टर क्या करता है, लिखे हुए शब्दों में जिंदगी किसी और की जिंदगी जी रहा होता है, जिंदगी डालना होता है। और वहां आपको लगे कि कुछ और हेल्प हो सकती है उस कैरेक्टर की, उसमें वहां अगर आप कुछ इम्प्रोवाइज करें तो ठीक लगता है। अरे भाई आजकल हो रहा है, लोग बाग कहीं भी एक लाइन जबरदस्ती जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या जोड़ी जा सकती है। उनको लगता है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट क्या है, वो नुकसान पहुंचा देते हैं। अभी ना सर जॉन अब्राहम ने एक स्टेटमेंट दी है कि मूवी की स्क्रिप्ट में वो दम है ना, तो आपको प्रमोशन करने की भी जरूरत नहीं है, ना ही कोई बड़े नाम की जरूरत है, ना आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और पुराने समय में सर 20-20 साल चली मूवी, सोचो आप। अभी भी देख लो ना, अभी भी पुरानी कितनी ऐसी पुरानी फिल्में उठा लो सर, अभी भी देखने वाला, अभी भी उसके वो मिल जाएंगे व्यूअर्स। सर लापता लेडीज अभी ऑस्कर में गई, मतलब नॉमिनेशन के लिए। हमने इतना सिनेमा बनाया है इतने सालों में, आज तक कभी हमारी मूवी को ऑस्कर नहीं मिले इंडिया में, कभी नहीं आया एज अ मूवी के लिए, मतलब सिंगर के लिए आ गए या फिर म्यूजिक के लिए आया है। तो कुछ कमी रह गई अभी भी हमारे स्क्रिप्ट राइटिंग में या राइटिंग में, डायरेक्शन में, क्या लगता है सर? ये सवाल बहुत बड़ा सा है, थोड़ा सा छोटा नहीं है। क्योंकि एक तो ऑस्कर में भी हमको बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जाता। वो लोग थोड़ा सा प्रेफर करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, एक थोड़ा सा उस तरीके का एक नज़रिया है उनका, भाषा एक नज़रिया है उनका। दूसरी बात क्या है, आपकी फिल्म को जिन लोगों को देख करके सेलेक्ट करना होता है, वही आपकी फिल्म नहीं देखते, है ना। जैसे कि आमिर साहब की जो फिल्म थी अपनी लगान ना, उसको कितनी कोशिश आमिर साहब करते रहे कि वो फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख लें। वहाँ पे वो लोग जिनको डिसीजन लेने थे, वो देखने में इंटरेस्टेड नहीं, तो आप क्या करोगे? क्योंकि बेसिकली वो थोड़ा इंग्लिश वाला एक उस तरीके का एक बाइस नजरिया तो है ही। ये बात तो। दूसरी बात क्या है कि कौन सी फिल्म जा रही है वहां पर, कौन सी ऐसी गजब की फिल्म है जो वहां जानी चाहिए। आप किसी भी फिल्म को उठा करके कहीं ना कहीं भेज दो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर फिल्म, मैं एक वैसी बात बता रहा हूँ कि कोई एक ऐसी फिल्म तो बनाओ जहाँ पे आपका पूरा देश कह रहा हो कि हाँ ये फिल्म जानी चाहिए ऑस्कर में, ये फिल्म उसके लायक है, वहाँ के लायक है। हाँ, क्योंकि अभी कुछ टाइम से तो सर बहुत कमर्शियल हो गया सिनेमा। मतलब उनको पता है कि एक्शन देखना है, कॉमेडी देखना है तो कॉमेडी ही दिखाएंगे, एक्शन देखना तो एक्शन ही दिखाएंगे। डायरेक्टर का भी माइंडसेट हो गया अभी वैसा। कई बार लगता है ना कि सर मतलब आज तक एक भी ऑस्कर नहीं आया इंडिया में। मतलब इतना बड़ा सिनेमा है हमारे भारत का, बहुत मुख्य इंडस्ट्री है टॉप में बिजनेस की, इससे देखा जाए तो। बिल्कुल करेक्ट है। मदर इंडिया गई थी सर, नॉमिनेशन तो हुआ है सर। नॉमिनेशन तो होता है सर। अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके, बहुत इच्छा थी आपके साथ पॉडकास्ट करने की। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। और मेरे को भी अच्छा लगा यार। मतलब आज का पॉडकास्ट ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी ऐसी बातें जो सीखने। ये ब्रॉडकास्ट है क्या, ऐसे तो बढ़िया है, अपन घूम घाम लिए, बातें कर लिए, बात कर ली, अपन बात ही कर रहे थे और क्या है। मिलते रहेंगे सब, अपने सुख दुख बांट रहे थे।
यही तो है सर, कभी अपने अनुभव। मिल जाते हैं ना बात, फीलिंग वाइब मिल जाती है तो लगता है कि हाँ और चलो, क्या, और क्या। मतलब लगा नहीं कि हम काम के लिए निकले हैं। और होना भी नहीं चाहिए वो। हाँ, आगे भी अच्छे सारे काम करेंगे सर हम। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, व्हाई और नॉट। आपका आशीर्वाद बना रहे कि मैं भी आपकी तरह मेरी बनूं तरफ से कभी तो लाइफ में। सब कुछ है आपके लिए सर। धन्यवाद सर। हम भी आपके घर आ गए हैं, तो दोस्तों बताएं कैसा लगा आपको। बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा सर। प्लीज देखिएगा। और लाइक भी रवि साहब आगे भी और बहुत सारे लोगों से बातचीत करेंगे। जरूर आप लोग सर। देखते रहिए। अच्छे लोगों से बात करता है, अच्छी बात करता है, समझदार इंसान है। धन्यवाद सर। चलिए गाइस, बाय। बाय बाय बाय।